अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको एंड तक देखिएगा क्योंकि मैं आपको ये बताने जा रहा हूं कि जब आप घर बनवाते हैं तो जिस भी ठेकेदार से बनवाते हैं उसका पेमेंट शेड्यूल क्या होना चाहिए। ये एक सवाल है जो मुझसे बहुत से व्यूअर्स ने पूछा है, तो मैंने सोचा कि आज इसका जवाब दे दूं। तो जल्दी से इस वीडियो को सबसे पहले लाइक कर दें क्योंकि आज का लाइक्स टारगेट है 5000 लाइक्स का। 5000 लाइक्स हो गए हो तब भी लाइक कर दीजिएगा। दोस्तों, घर बनवाने से पहले सबसे पहले ये बात जरूरी है कि आप बेहतरीन ठेकेदार चुने। आजकल ऐसे हो रहा है कि इवन जिस मिस्त्री के पास भी थोड़ा सा एक्सपीरियंस आ जाता है वो ठेकेदार बन जाता है, लोगों से घरों के ठेके लेने लग पड़ता है और घर बनाने लग पड़ता है। तो घर बनाने से पहले जो ठेकेदार आपने सिलेक्ट करना है अच्छा है या नहीं अच्छा, कैसे आपको पता चलेगा। एक आप ये काम करेंगे कि जिस एरिया में भी या जिस सोसाइटी में भी आप घर बनवा रहे हो वहां पर आप मुख्तलिफ घरों का सर्वे करेंगे जो घर बन रहे हो, और उनमें जिनकी क्वालिटी आपको सबसे अच्छी लगे वहां का रेलिवेंट ठेकेदार आपको वहीं पर खड़ा मिलेगा। आपने उसको कांटेक्ट करना है और उसके साथ आपने मामलात तय करने हैं। दूसरा, हर ठेकेदार की रेपुटेशन भी होती है। हो सकता है आपके अजीजों अकारिब में किसी ने घर बनवाया हो या आपके दोस्तों में किसी ने बनवाया हो, तो वो अगर किसी अच्छे ठेकेदार को रेफर कर देता है तो फिर आप उससे भी बनवा सकते हैं। दोस्तों, ये तो हो गई बात ठेकेदार को सिलेक्ट करने की। अब एक दफा ठेकेदार सिलेक्ट हो गया, उसके बाद आपने उसको पेमेंट कैसे करनी है। लेट्स सपोज आप पूरा घर बनवाते हैं ठेकेदार से। कॉस्ट तो खैर घर के नक्शे के ऊपर और उसके आर्किटेक्चरल फीचर्स के ऊपर डिपेंड करती है। जाहिर है कि जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप टाइल की बात करते हैं तो टाइल में आपको बहुत सारी वैरायटी मिलती है, सस्ती टाइल्स भी है, महंगी टाइल्स भी है। इसी तरह से अगर आप सॉलिड डोर्स लगवाते हैं घर में तो वो आपको कहीं एक्सपेंसिव पड़ेंगे प्लाई वाले दरवाजों की निस्बत। लेकिन हम अगर एक जनरल बात करें तो आमतौर पर 280 रुपए पर स्क्वायर फुट लेबर रेट होता है पूरे घर बनाने का। अगर आप 280 स्क्वायर फुट रेट पर घर का ठेका देते हैं और आपका 5 मरले का घर है यानी 25 बाय 50 फुट का, तो टोटल रकबा आपका बन जाता है 1250 स्क्वायर फुट। 1250 स्क्वायर फुट पर जब आप 280 पर स्क्वायर फुट का लेबर कॉन्ट्रैक्ट देते हैं तो आपने उसके 4 हिस्से कर लेने हैं। सबसे पहले आपने 280 को 1250 से जरब देनी है। जो आपके पास अमाउंट आएगी उसका 5% आपने शुरू में ही रिटेन कर लेना है। वो रिटेंशन मनी होती है और वो आपको तब रिलीज करनी है जब ठेकेदार अपना सारा काम खत्म कर चुके। क्योंकि अगर आप पहले से ही उसको सारी पेमेंट कर देंगे तो ठेकेदार रिलैक्स्ड हो जाएगा और बाद में अगर आपके कोई कमेंट्स होंगे तो उनको एड्रेस नहीं करेगा। ये एक स्टैंडर्ड प्रैक्टिस है और सभी कंस्ट्रक्शन फर्म्स इसको फॉलो करती हैं, ना सिर्फ घर बनाने के सिलसिले में बल्कि बड़े बड़े मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग्स, डैम्स, प्लाजाज, हाईवेज कुछ भी बनाना हो उसमें रिटेंशन मनी रखी जाती है और वो प्रोजेक्ट की डी स्नैगिंग के बाद ही रिलीज होती है। अब कुछ नए कंस्ट्रक्टर नरम दिल के होते हैं और वो ये समझते हैं कि अगर ठेकेदार को बहुत खुश रखेंगे तो वो जल्दी काम करके देगा, अच्छा काम करके देगा। तो दोस्तों, ये लोग बहुत एक्सपीरियंस्ड होते हैं। मैं सभी ठेकेदार की बात नहीं कर रहा। तो पहली बात, क्योंकि मेरी वीडियोस कुछ ठेकेदार देख रहे होते हैं तो वो नाराज भी हो जाते हैं, तो याद रखें मैं सब की बात नहीं कर रहा, लेकिन चांसेस होते हैं कुछ ठेकेदार ऐसे करते हैं कि जब उनको सारी पेमेंट पहले से मिल जाती है तो वो बहुत रिलैक्स्ड हो जाते हैं और काम को खत्म किए बगैर ही और ठेके पकड़ लेते हैं, क्योंकि उनका मकसद अपनी अर्निंग्स को मैक्सिमाइज करना होता है। तो लेबर आपके हाथ में तब तक रहेगी जब तक आपने उनकी पेमेंट पूरी नहीं की हुई होगी। इसी वजह से रिटेंशन मनी को होल्ड करना बहुत जरूरी है। ये हो गई बात रिटेंशन मनी की, जो कि 5% होती है टोटल लेबर पेमेंट की। अब हम बात करते हैं कि बाकी जितनी पेमेंट होगी उसको आपने कितने हिस्सों में रिलीज करना है। तो जनाब, बाकी जितनी पेमेंट बच जाए उसके आपने 4 हिस्से कर लेने हैं। पहला हिस्सा आपने तब रिलीज करना है जब घर की सारी चुनाई मुकम्मल हो जाए। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप डबल स्टोरी घर का लेबर कॉन्ट्रैक्ट देते हैं तो जब ग्राउंड फ्लोर की चुनाई रिलीज हो जाए तो उसमें आपने 12.5% मनी रिलीज करनी है, और जब दोनों पोर्शंस की चुनाई कंप्लीट हो जाए तब आपने 25% लेबर अमाउंट रिलीज करनी है। ये हो गया 25% जो चुनाई के कंप्लीशन के बाद आप रिलीज करेंगे। दूसरा 25% आप तब रिलीज करेंगे जब लेंटर्स डल जाएंगे। जब ग्राउंड फ्लोर का लेंटर यानी छत डल जाएगी तो आपने 12.5% अमाउंट रिलीज करनी है, और जब फर्स्ट फ्लोर का लेंटर यानी छत डल जाएगी तब आपने बाकी 12.5% रिलीज करनी है। तो इस तरह से ये 25% चुनाई का और 25% लेंटर का हो गया। बाकी 50% का आपने क्या करना है वो सुनते रहिए। बाकी 50% के आपने 2 हिस्से करने हैं। 25% आपने तब रिलीज करना है जब आपका प्लस्तर कंप्लीट हो जाए। जाहिर है कि ग्राउंड फ्लोर प्लस्तर शुरू हो जाता है जब ऊपर लेंटर डल जाता है और ऊपर चुनाई हो रही होती है, तो ग्राउंड फ्लोर का प्लस्तर आप शुरू कर सकते हैं टाइम बचाने के लिए। बहरहाल, जब ग्राउंड फ्लोर का प्लस्तर कंप्लीट हो जाएगा तब आपने 12.5% मनी रिलीज करनी है, और इसी तरह जब फर्स्ट फ्लोर का प्लस्तर कंप्लीट हो जाएगा उस वक्त आपने एक और 12.5% मनी रिलीज करनी है। तो ये 25% हो गया आपके दोनों पोर्शंस के प्लस्तर का। बाकी 25% आपने तब रिलीज करना है जब आपका टाइल वर्क कंप्लीट हो जाए, क्योंकि टाइल वर्क होता है सबसे एंड में।
तो टाइल वर्क में आपने उसी तरह देखना है कि पहले ग्राउंड फ्लोर का टाइल वर्क होगा, उसके बाद फर्स्ट फ्लोर का टाइल वर्क होगा। तो दोनों टाइल वर्क्स में आपने 12.5% मनी रिलीज करनी है। तो इस तरह से मैंने आपको टोटल मनी के 5 हिस्से बता दिए, यानी 5% रिटेंशन मनी एक हिस्सा, बाकी 4 हिस्से जो चुनाई, लेंटर, प्लस्तर और टाइल की कंप्लीशन पर आप उसको देंगे। और हाँ, कुछ काम ऐसे होते हैं जो टाइल लगवाने के बाद भी किए जाते हैं, जैसे दरवाजे और खिड़कियां इंस्टॉलेशन। तो जब तक वो सारा काम कंप्लीट नहीं हो जाएगा तब तक आपने आखिरी 25% पैसे कंप्लीट रिलीज नहीं करने। तो कहने का मकसद यही था कि ये बातें तो आप समझ ही जाएंगे कि जब तक सारा काम कंप्लीट नहीं होता तब तक आपने आखिरी 25% रिलीज नहीं करना। दोस्तों, ये तरीका होता है पेमेंट करने का, खास तौर पे अगर आपको बिल्कुल एस्टिमेशन ना आती हो, आपको नहीं पता कि कौन सी एक्टिविटी की कितनी लागत आ रही है, जैसे कि चुनाई का इंडिविजुअली कितना खर्चा है, लेंटर की कितनी कॉस्ट है, प्लस्तर की कितनी कॉस्ट है, या टाइल की या बाकी कामों की कितनी कॉस्ट है। तब ये एक थंब रूल है जो आप यूज कर सकते हैं पेमेंट करने के लिए। लेकिन अब मैं आपको बताता हूं कि बड़ी बड़ी कंस्ट्रक्शन कंपनीज किस तरह एक्यूरेटली पेमेंट करती हैं। और अगर आप भी हिसाब किताब में अच्छे हैं और अगर आपको कॉस्ट एस्टिमेशन आती है तो फिर आपको क्या तरीका इस्तेमाल करना चाहिए। मैंने दुबई में भी काम किया है, दुबई में मैंने विलास बनाए हैं, वहां पर हम पेमेंट कैसे करते थे वो मैं आपको बताता हूं। दोस्तों, उसमें हम BOQ बनाते थे, यानी कि बिल ऑफ क्वांटिटीज। बिल ऑफ क्वांटिटीज कोई भी प्रोजेक्ट शुरू होने से पहले बन जाता है और उसका मकसद ये होता है कि ये देखा जा सके कि प्रोजेक्ट में बनने वाले हर माइलस्टोन या हर चीज पर कितनी कीमत आएगी। फॉर एग्जाम्पल, बिल ऑफ क्वांटिटीज में सब स्ट्रक्चर की कॉस्ट लिखी होती थी। सब स्ट्रक्चर का मतलब होता है जेरे जमीन जो बुनियादें बनाई जाती हैं। सुपर स्ट्रक्चर की कॉस्ट लिखी होती थी, यानी जमीन से ऊपर जितनी भी कंस्ट्रक्शन होती है उसकी कितनी कॉस्ट होगी। अब वो टोटल कॉस्ट देखते थे, अब फिर उसको डिवाइड करते थे बिटवीन एक्टिविटीज। मतलब सुपर स्ट्रक्चर में पहले कॉन्क्रीट स्ट्रक्चर है, फिर ब्लॉक वर्क है, फिर प्लास्टर वर्क है, फिर उसमें MEP वर्क है, मतलब मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, प्लम्बिंग, सारे ही कामों की इंडिविजुअल कॉस्ट्स निकाली जाती थी जो सम अप करके टोटल सुपर स्ट्रक्चर की कॉस्ट के बराबर होती थी। तो पेमेंट ऐसे करते थे कि बिल ऑफ क्वांटिटी अप्रूव होता था पहले, मतलब कॉन्ट्रैक्टर ने जो बिल ऑफ क्वांटिटी बनाया उसको कंसल्टेंट अप्रूव करता था। उसके बाद कॉन्ट्रैक्टर जो जो काम उस बिल ऑफ क्वांटिटीज में से करता जाता था, जैसे कि चुनाई कर ली तो चुनाई की जो कॉस्ट बिल ऑफ क्वांटिटीज में लिखी हुई है उतनी उसको पेमेंट हो जाती थी। जाहिर है कि रिटेंशन मनी के बगैर, रिटेंशन मनी होल्ड की होती थी क्लाइंट ने, और उसके अलावा चुनाई कंप्लीट करने की जितनी कॉस्ट बनती थी वो कॉन्ट्रैक्टर को दे दी जाती थी। इसी तरह से प्लास्टर वर्क, उसी तरह से कंक्रीट स्ट्रक्चर, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, प्लम्बिंग वर्क, सारी ही चीजों की कॉस्ट इंडिविजुअली देखते थे बिल ऑफ क्वांटिटीज में से, और जो जो काम उसमें होता जाता था उसकी पेमेंट उनको रिलीज होती जाती। इसके लिए इंटरिम पेमेंट शेड्यूल्स बनते थे, मतलब हर महीने के एंड पे कॉन्ट्रैक्टर बताता था कि मैंने ये काम कर लिया है। टोटल स्कोप ऑफ वर्क में से कंसल्टेंट साइट पर आता था, उस सारे काम को चेक करता था, अगर सही लगता था तो कॉन्ट्रैक्टर के क्लेम को अप्रूव कर देता था और क्लाइंट उतनी पेमेंट उसको रिलीज करता जाता था। तो वो इंटरिम पेमेंट सर्टिफिकेट्स होते थे जिसको IPC कहते हैं। हर महीने के एंड पे इंटरिम पेमेंट सर्टिफिकेट्स बनते थे। इस तरह से एक्टिविटी बाय एक्टिविटी सारे काम कंप्लीट होते जाते हैं और एंड में क्लाइंट विजिट करता है। क्लाइंट साथ साथ भी विजिट करता रहता है और एंड में भी विजिट करता है। उसके जो कमेंट्स होते हैं उसकी एक लिस्ट कॉन्ट्रैक्टर को देता है। कॉन्ट्रैक्टर उस लिस्ट में क्लाइंट के कमेंट्स को एड्रेस करता है, डीस्नैगिंग होती है प्रोजेक्ट की और रिटेंशन मनी को भी रिलीज कर दिया जाता है और यूं प्रोजेक्ट क्लोज होता है। तो अगर आप हिसाब के कच्चे नहीं हैं, आपका हिसाब अच्छा है, आपको कॉस्ट एस्टिमेशन आती है, तो आप सारी एक्टिविटीज का इंडिविजुअली कॉस्ट निकालिए और जो जो काम कॉन्ट्रैक्टर करता जाए उसमें से आप उसको पेमेंट देते जाइए। क्या आप चाहेंगे कि मैं एक ऐसी वीडियो बनाऊं जिसमें मैं आपको बताऊं कि फॉर एग्जांपल एक 5 मरले के घर में चुनाई की जो कॉस्ट है वो टोटल कॉस्ट के कितने फीसद है, प्लस्तर की कॉस्ट टोटल कॉस्ट के कितने फीसद है, लेंटर की कॉस्ट टोटल कॉस्ट के कितनी फीसद है, इस तरह से हर एक्टिविटी टोटल कॉस्ट के कितने फीसद होती है आमतौर पे, ऑब्वियसली, वरना तो डिपेंड करेगा नक्शे के ऊपर, आपके घर की अपनी फीचर्स और आर्किटेक्चरल डिजाइन के ऊपर। लेकिन एक जनरल आपको रूल मैं बता दूं कि सिंगल स्टोरी या डबल स्टोरी घर में चुनाई की लागत टोटल प्रोजेक्ट के बजट के इतने फीसद होती है, या प्लस्तर की इतनी होती है, या MEP वर्क्स में इतने पैसे लगते हैं, टाइलिंग को आप इतना बजट दें। उससे होगा ये कि अगर आप कॉस्ट एस्टिमेशन करना चाहते हैं तो आपको एक ठीक ठाक अंदाजा हो जाएगा कि किस एक्टिविटी की कितनी कॉस्ट होती है। अगर आप चाहते हैं कि मैं एक ऐसी वीडियो बनाऊं तो उसके लिए आपको नीचे कमेंट करना पड़ेगा। अगर ज्यादा लोगों ने इसरार किया तो ही वो वीडियो बनाऊंगा। उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपके लिए बहुत मददगार साबित होगी। आपको पेमेंट शेड्यूल सारा समझ आ गया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक जरूर करें, इसको शेयर करें सबके साथ, ताकि सब तक ये नॉलेज पहुंचे। नए आने वाले व्यूअर्स को मैं बता दूं कि मैं सिविल इंजीनियर हूं और मैं रावलपिंडी इस्लामाबाद एरिया में कंस्ट्रक्शन करता हूं। अगर आप मुझसे कंस्ट्रक्शन सर्विसेज चाहते हैं तो मुझे ऊपर दिए गए इंस्टाग्राम लिंक पर मैसेज
मैसेज कर सकते हैं या ईमेल कर सकते हैं। दोनों के लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएंगे। साथ ही साथ आप मुझे टिकटॉक पर भी फॉलो कर दीजिएगा। मैं वैसे तो टिकटॉक के हक में नहीं हूं, क्योंकि उस पर जिस किस्म की खराफात होती है उसको मैं बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करता। हाँ, ये है कि मैं टिकटॉक पर भी कंस्ट्रक्शन रिलेटेड वीडियोस बनाता हूं, तो इस वजह से अगर आप मुझे वहां पर भी फॉलो करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। देखते रहिए बिलाल जफर शो। आपसे मिलता हूं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। सब्सक्राइब कीजिए बिलाल जफर शो को इलेक्ट्रॉनिक्स, कंस्ट्रक्शन और टेक अपडेट्स के लिए और प्रेस कीजिए बेल आइकन को बेहतरीन इंफॉर्मेटिव वीडियोस और व्लॉग्स वक्त पर देखने के लिए।